हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होगा, जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उनसे संबंधित वीडियोज हफ्ते में 2 बार मैं लेकर के आता हूँ। इससे देखो होता क्या है, इससे आपको भी पता लगता है कि पहले एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चंस सेट किया करता था, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर करना है। जिन भी बच्चों की 3-4 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 150 से शुरू करते हैं। हु सक्सेडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो वह किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मीर जाफर को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम इन क्वेश्चंस को उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे की फैक्ट होते हैं जो कि देखो आपको पता होने चाहिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर बात आई है सिराजुद्दौला की, यहाँ पर बात आई है प्लासी के युद्ध की, तो 2-3 फैक्ट देखो यहाँ से बनते हैं। अब सिराजुद्दौला की यहाँ पे बात आई है, तो एक घटना आप सभी ने सुनी होगी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसको हम काल कोठरी की घटना बोलते हैं। तो वो किसके द्वारा करवाई गई थी, किसके द्वारा इसको अंजाम दिया गया था? तो सिराजुद्दौला के समय या फिर सिराजुद्दौला के द्वारा जो है तो काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी को अंजाम दिया गया था। अब ये घटना जो है तो कब हुई थी? तो एग्जैक्ट डेट आपको देखो ध्यान में रखनी है। 20 या फिर 21 जून 1756 1756 को जो है तो यह घटना हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें हुआ क्या था? इसमें सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया था, और जब सुबह देखा था तो सुबह सिर्फ 21 लोग ही जीवित बचे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप सभी को पता है, अलीनगर की संधि होती है। तो अलीनगर की संधि किन किन के मध्य में होती है और कब होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है, और यह सिराजुद्दौला और किसके बीच में होती है? क्लाइव के बीच में होती है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में यह जो है तो संधि की जाती है, अलीनगर की संधि। एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार यह क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बाकी प्लासी की यहाँ पे बात आई थी, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये एग्जैक्ट डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है। अब वो जमाना गया कि आप 1757 1757 टिक करके आ जाते थे। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट डेट। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक फैक्ट बन सकते थे, तो वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। 151 की बात करें, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। तो भूदान आंदोलन किन्होंने प्रारंभ किया था? बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से भी देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन की स्थापना विनोबा भावे ने करी कब थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो कब की थी? तो वो की थी 1951 में, और ये डेट देखो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भूदान आंदोलन तो विनोबा भावे ने प्रारंभ कर दिया, तो क्या इनको कोई भूदान भी मिला था या फिर नहीं मिला था? तो देखो सबसे पहला भूदान इनको कहाँ पर मिला था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहला भूदान इनको पोचमपल्ली गांव से मिला था। अब ये पोचमपल्ली गांव ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है तेलंगाना में। और ये फैक्ट हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। आप सभी को पता है, जब भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात आती है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जो है तो जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु एग्जैक्ट डेट देखो आपको पता होनी चाहिए। तो 30 जनवरी 1948 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनके द्वारा कुछ एक आश्रम भी बनाए गए थे, जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक तो फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम जो है तो इसकी स्थापना किन्होंने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब करी गई थी? 1904 में की गई थी। और कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब की गई थी? 1904 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो साउथ अफ्रीका में की गई थी। उसी की तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो टॉलस्टॉय फॉर्म। तो टॉलस्टॉय फॉर्म इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1910 में की थी, और ये भी साउथ अफ्रीका में ही की थी। और एक भी आपने सभी ने सुना होगा, वर्धा आश्रम। तो वर्धा आश्रम जिसे सेवाग्राम आश्रम कहा जाता है,
तो ये कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र के वर्धा नामक जगह पर है। इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने 1936 में की थी। ये क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन सी में है स्वामी विवेकानंद। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 में हुई थी। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, जब भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात आएगी तो उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और कब की थी? 1897 में की थी। और ये बिल्कुल बेसिक से फैक्ट हैं और जब भी हम रिवाइज़ करते हैं तो रिवाइज़ से देखो आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। उसी तरह ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण। तो इनसे देखो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है कि जयप्रकाश नारायण का हम क्या बोलते हैं? इनका उपनाम आपसे देखो पूछा जाता है। तो इनको हम लोकनायक भी बोलते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन्स हमने यहाँ पर देखे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? ये आप नीचे कमेंट में बताओ। अच्छा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी किनको बोला जाता है? तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें, दी आर्य समाज वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 1875 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ये फैक्ट देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की थी? बंबई में की थी। बट देखो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया था और लाहौर को इन्होंने अपना मुख्यालय कब बनाया था? ये डेट आपसे पूछी जाती है। तो 1877 1877 में लाहौर को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज? तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? तो वो हो जाएगी 14। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो 2 व्यक्ति जो है तो मनोनीत करता है और राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत करता है? तो वो करता है 12। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा? तो वो हो जाएँगे 14। तो ये आपको पता चल गया। एक ट्रिक मैं आपको बार-बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। स से बनता है संसद, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बनता है लोकसभा और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस बहुत बार देखो एग्जाम में बनता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन प्रेसिडेंट इज? तो भारतीय राष्ट्रपति क्या है? तो क्या वह रियल एग्जीक्यूटिव हैं, टिटुलर एग्जीक्यूटिव हैं, रियल टिटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक नामधारी कार्यपालिका है, तो वह क्या है? वो देखो आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन प्रेसिडेंट क्या है? तो वह है टिटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि नामधारी कार्यपालिका। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अब इसी की तरह देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री कौन है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछेंगे नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री किन्हें कहा जाता है? तो वो भी हमारे राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आई है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की यहाँ पे बात आई है तो राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। उसी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन, इम्पीचमेंट प्रोसेस का वर्णन आर्टिकल 61 में बताया गया है। और जब भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है? तो 14 दिन पहले जो तो राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स होती हैं उनका वर्णन आर्टिकल 111 में किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। जब 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, तो यह किसके समय लाया गया था? तो यह इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लघु संविधान इसको बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी को लोकतंत्र की हत्या भी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें टोटल देखो कितने प्रावधान जोड़े गए थे, तो इसमें टोटल 59 प्रावधान जोड़े गए थे। और ये कौन-सी समिति की सिफारिश पे लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन बिल जो है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया था। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करें,
टेम्परेरी टैक्स लेविड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं अधिकर यानी कि सरचार्ज। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 157 की बात करें, द मेजर पर्पज ऑफ ए प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर चेंजेस इन। तो कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन किस में परिवर्तन को मापना मापना है? तो यह जो है तो बाइंग पावर ऑफ मनी यानी कि धन की क्रय शक्ति में परिवर्तन को मापना है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 156 और 157 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह देखो पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो वह कौन सी दिशा की तरफ घूमती है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं, 2 प्लैनेट हैं जो पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ देखो घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। तो वो कौन-कौन है? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उनमें एक तो शुक्र ग्रह आ जाता है जिसको हम वीनस बोलते हैं, और इसी में एक और आ जाता है, तो वो आ जाता है अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह को हम यूरेनस बोलते हैं। तो यह ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी के जो 6 बच गए वह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो कि आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी की यहाँ पे बात आई थी, तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होकर के मंगल ग्रह टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी आपसे पूछेंगे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो वो हमारी पृथ्वी ही है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है तो झुकी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई की तारीख को। एप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है तो इसकी दूरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एपहेलियन। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एपहेलियन। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई की तारीख को। और 4 जुलाई की तारीख को ये जो एप्रॉक्स दूरी होती है, वो एप्रॉक्स दूरी भी मैंने आपको बता दी, 15.21 करोड़ किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी की तारीख को। और कितनी होती है? एप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ये भी आपको पता चल गया। और इसको हम देखो क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है पेरिहेलियन। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है एपहेलियन। ये कुछ एक फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, टाइटन। टाइटन जो है तो किस ग्रह का उपग्रह है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़े बहुत हिमाचल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? आप सभी को पता है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हिमाचल की जनसंख्या है 68,64,602। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जनगणना 2011 की बात आई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 123, 123 है। ये आपको पता चल गया। मैक्सिमम कहाँ पर है? तो वो है हमीरपुर में। और मिनिमम कहाँ पर है? तो वो है लाहौल स्पीति में। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो हिमाचल की साक्षरता है 82.80% है। और मैक्सिमम कहाँ पर है? तो वो हमीरपुर में है। और मिनिमम देखो कहाँ पर है? तो वो है चंबा में। ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट मैंने आपको बताया, वो आपको पता होने चाहिए। 122 की बात करें, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो हिमाचल का जो किन्नौर जिला है उसका देखो जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है रिकांगपिओ में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे लाहौल स्पीति भी पूछा जाता है, तो लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वह है केलांग में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह कांगड़ा जिला
कांगड़ा जिला का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है धर्मशाला में। सिरमौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो नाहन में है। और उसी प्रकार पांगी भी देखो आपसे पूछा जाता है कई बार, पांगी कहाँ पर पड़ता है, चंबा में। तो पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह है किलाड़ में। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार देखो पूछे गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौंतो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चौंतो घाटी हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है, आप सभी को पता है चौंतो वैली कहाँ पर है, तो वो है जिला बिलासपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौंतो वैली के साथ साथ दावी वैली भी कहाँ पर है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। मंडी की कुछ एक वैलीज देखो आपको पता होनी चाहिए, जिनमें इमला विमला वैली हो गई, चौंतरा वैली हो गई, चौहार वैली हो गई, बल्द वैली हो गई। तो ये कुछ एक वैलीज मंडी की हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्यारदा दून वैली कहाँ पर है, तो क्यारदा दून वैली जो है तो सिरमौर की है, ये आपको पता होना चाहिए। सोलन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, जिनमें दून वैली, सपरून वैली, सरसा वैली हो गई, नालागढ़ वैली हो गई, कुनिहार वैली हो गई। तो ये कहाँ पर है, तो ये है सोलन जिले में। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। 124 की बात करें, बुढ़िल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बुढ़िल हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये जो बुढ़िल है यह हिमाचल प्रदेश की रावी नदी की देखो सहायक नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है रावी नदी की। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा भंगाल से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब रावी नदी की यहाँ पे बात आ ही गई है तो इनसे संबंधित कुछ एक फैक्ट हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। जैसे कि रावी नदी का संस्कृत में नाम क्या है, तो संस्कृत में इसका नाम है इरावती और वैदिक नाम है पुरुषणी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, कुठेड़ जल विद्युत परियोजना, ये रावी नदी पर ही है और ये कहाँ पर है, तो यह है चंबा जिला में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, रावी नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिनमें भांदल हो गई, तंतगिरी हो गई, छतरानी, सियूल, साल, बुढ़िल, टुंडा, चनेड़खड। तो ये कुछ एक सहायक नदियाँ हैं रावी नदी की जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक परियोजना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, सिस्सू परियोजना। तो सिस्सू परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में आपको बता देता हूँ, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है तो सिस्सू परियोजना है। कौन सी नदी पर निर्मित है वो देखो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। साथ ही साथ नाथपा झाकड़ी परियोजना, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना कौन से जिले में है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करने वाली है और किस एजेंसी की सहायता से इसको चलाया गया है, वो सारा का सारा आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दें। अभी तक देखो अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, भिजारी डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भिजारी विकासखंड हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है, तो भिजारी विकासखंड पड़ता है हमीरपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे। तो कुछ एक डेवलपमेंट ब्लॉक जो कि आपको पता होने चाहिए। अब कोई हमीरपुर का बच्चा है तो हमीरपुर के जो डेवलपमेंट ब्लॉक होंगे वो किन्नौर के बच्चे को या फिर लाहौल स्पीति के बच्चे को नहीं पता होंगे। तो इसी प्रकार कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जिनमें एक आपसे पूछा जाता है भोरंज। तो भोरंज डेवलपमेंट ब्लॉक ये कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर में ही है। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार देखो आपसे पूछा जाता है झंडुत्ता। तो झंडुत्ता यह डेवलपमेंट ब्लॉक जो है तो कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये है बिलासपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। झंडुत्ता के साथ साथ देखो आपसे एक पूछा जाता है घुमारवी। तो घुमारवी भी कहाँ पर है, तो ये भी बिलासपुर में ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपसे पूछा जाता है शिलाई। तो शिलाई कहाँ पर है, तो शिलाई पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार पच्छाद भी देखो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो पच्छाद भी कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी जिला सिरमौर में पड़ता है। और राजगढ़ भी देखो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो राजगढ़ भी जिला सिरमौर में ही पड़ता है। कुछ और की अगर बात करें, कांगड़ा में आपसे पूछा जाता है फतेहपुर। तो फतेहपुर डेवलपमेंट ब्लॉक कहाँ पर है, तो यह है जिला कांगड़ा में। उसी प्रकार देहरा हो गया, नगरोटा बागवा हो गया, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी जिला कांगड़ा में है। तो ये तो मैंने आपको बताया जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप सागर लेक इज ऑल्सो नोन एज। तो महाराणा प्रताप सागर झील को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप सागर झील को जो है तो पौंग झील भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये है कहाँ पर, तो ये जो है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पर झीलों की बात आई है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन-सी है? तो वह है रेणुका, जो कि कहाँ पर पड़ती है? जिला सिरमौर में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन-सी है? तो वह है गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पर पड़ती है? बिलासपुर जिले में पड़ती है। अच्छा, मछियाल झील कहाँ पर है? ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में बनती है। तो मछियाल झील कहाँ पर है? तो यह है जिला कांगड़ा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँचाई पर स्थित झील कौन-सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित झील कौन-सी है? तो वो हो जाएगी सूरजताल झील। ये भी आपको ध्यान में रखनी है और ये कहाँ पर है? तो यह लाहौल स्पीति में है। तो इस तरह के छोटे-छोटे फैक्ट कई बार बन जाते हैं जिनमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न से ही देखो आपको बचना है। 127 की बात करें, रूपा वैली इज़ लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रूपा घाटी हिमाचल के कौन से जिले में पड़ती है? तो रूपा वैली पड़ती है जिला किन्नौर में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, तभी मैं आपको बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चंस ही देखो आपको पढ़ करके जाने हैं। यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो 2-3 नंबर से आपकी सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं। तो इनको आपको लाइटली देखो बिल्कुल भी नहीं लेना है। रूपा वैली आपको पता चल गया कहाँ पर है, किन्नौर जिले में है। किन्नौर में देखो कुछ और भी वैलीज़ हैं, जैसे कि भाभा हो गई, तो भाभा वैली कहाँ पर है? तो वो भी किन्नौर में है। उसी प्रकार एक और आपसे पूछी जाती है सांगला, तो सांगला वैली कहाँ पर है? तो वो भी किन्नौर में है और सांगला वैली को ही देखो बसपा वैली बोला जाता है, तो ये भी फैक्ट है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सित्तीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सित्तीधार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो देखो बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। सित्तीधार हिमाचल के कौन से जिले में है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है कुल्लू में। अच्छा, कुल्लू के कुछ फेमस माउंटेन पीक यानी कि पर्वत शिखर मैं आपको बता ही देता हूँ, जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनमें श्रीखंड हो गया, इंद्रकिला हो गया, पिन पार्वती हो गया, डिबी बोकरी हो गया, इंद्रासन हो गया, दियो टिब्बा हो गया और एक आपसे पूछा जाता है मेवा कांदिनू। तो मेवा कांदिनू आपको देखो ध्यान में रखना है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है और बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू में है। सोलांग भी देखो बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है, तो सोलांग भी कहाँ पर है? तो वो भी कुल्लू में है। तो ये कुछ एक माउंटेन पीक्स हमने यहाँ पर देखी कुल्लू की, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।